आवाज आ रही है बेटा? अब देखो, राणा कुंभा है, राणा कुंभा में अभी पढ़ेंगे अपन। और राणा कुंभा के पढ़ने के बाद में अपना आएगा उदा। कौन आएगा? उदा को अपन लिखेंगे समझेंगे। रायमल आएगा, रायमल को लिखेंगे समझेंगे। उसके बाद में आएगा सांगा। कौन आएगा? सांगा को लिखेंगे नहीं, केवल समझेंगे। लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, सांगा के बाद में जो अक्षर आएगा उनको लिखेंगे। वापस जब प्रताप आएगा तो लिखेंगे नहीं, मिलेगा आपको, केवल समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको पूरा छपा छपाया एकदम जैसे यहाँ लिख रहा है ना, वैसा वैसा मिलेगा। बढ़िया तरीके से नोट्स पंच किए हुए मिलेंगे आपको, बढ़िया। उनको पढ़ लेना। लिखवाने का समय नहीं है अब। लिखो कुंभा का साहित्यिक योगदान। कुंभा का साहित्य योगदान। कुंभा का साहित्य योगदान। कुंभा का साहित्य योगदान। अब आप कितना ही धीरे लिखो, जब मैं पूरा ये बोल दूंगा 2 बार तो मैं आगे लूंगा। ठीक है ना? आपको ऐसा लग रहा होगा बोल रहे आप पता नहीं लिख लें, देख, है ना? कल बहुत टाइम लगेगा यार। कुंभा का साहित्य के योगदान। और इसमें लिखो कुंभा के लिखित ग्रंथ। कुंभा के लिखित ग्रंथ। कुंभा के लिखित ग्रंथ। और नंबर 1 डालो संगीत राज। नंबर 1 है संगीत राज। संगीत राज। और संगीत राज के नीचे लिखो पहली लाइन, कुंभा का प्रमुख ग्रंथ। कुंभा का प्रमुख ग्रंथ। अगर कोई कहते हैं कि मुझे तो एक याद रखना है, इसको ही रखना है। कुंभा का प्रमुख ग्रंथ। नीचे लिखो इसके 5 भाग है। इसके 5 भाग है। इसके 5 भाग है। दिख रहा है ना पीछे? इसके 5 भाग है। और 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है पाठ। कौन सा है? पाठ। ठीक है, पहले पाठ करोगे, उसके बाद में गाओगे। फिर गाओगे तो बजाने के लिए कुछ चाहिए, वाद्य। वाद्य आएगा तो क्या करोगे? नृत्य। और ये सब कर लोगे तो क्या प्राप्त होगा? रस। है ना? तो इन 5 के नाम पूछेगा कि निम्न में से संगीत राज का भाग कौन सा नहीं है, या फिर एक ही देगा बाकी चारों बार से देगा और पूछेगा कौन सा है। और लगभग आज तक जितनी बार सवाल आया है कि कौन सा है, तो उसने रस की जगह कर दिया रतन। क्या कर दिया? रतन। रतन सब में लगा हुआ है, आगे देखो, है ना? तो वो ऐसे कर देगा कि रतन कोश। तो आपको ध्यान रखना है, रस रतन कोश है, रतन कोश कोई है ही नहीं। समझ गए बात? तो एक तो है पाठ, दूजा है गीत, तीजा है वाद्य, चौथा है नृत्य, और पांचवा कौन सा है? रस। एक बार बोलो देंगे, पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। उतारो। इसके 5 भाग हैं और नीचे 5 भागों के नाम है। पाठ्य रतन कोश। पाठ्य रतन कोश। दूसरा गीत रतन कोश। पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, और अंतिम है रस रतन कोश। आज तक जितनी बार है सवाल आया इसमें चेंज हुआ है बार बार, बाकी में चेंज नहीं करता हूँ। इसको क्या पढ़ने में रतन और रस एक जैसे लगते हैं, तो वहां तुरंत बच्चा कर देता है कि है, होता है नहीं, रस आएगा आगे ध्यान। आप पुराने सवाल निकाला करो, पुराने सवाल निकालो ना, आप प्रकृति पता चल जाएगी सवाल आता कैसे है।
है ना। सबको पता है कि बिजोलिया का ठिकानेदार कौन है, अशोक परमार, सबको पता है ना। पर आप जब सवाल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सवाल बनता कैसे है, ऐसे बनता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जितनी बार सवाल आया है ये आया है, मैंने इसको सवाल जितनी बार देखा है उतनी बार इसमें गलती देखी है। बाकी वो गलती करता नहीं, या फिर वो एक ही देता है, गलती उसको करनी है तो एक ही देगा, चार कुछ नाम और लिखेगा। जैसे आपने देखा हवा महल की 5 मंजिलें, है ना, शरद प्रकाश, रवार, विचित्र, है ना, ऐसा कुछ है ना 5। तो वो क्या करता है, उनको यहाँ डालता है ना, प्रकाश रतन कोश। अब रतन कोश आगे आएगा तो आपको लगेगा कि यार हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पता तो है, इसलिए इनको रटना है। वहां पर आप कंफ्यूज हो गए, ये तो पक्की बात है ना। मैंने टेस्टों में आपको देखा है, तो कंफ्यूज तो आपको हो गए, इसलिए इनको लाइन से याद कर लेना। पाठ, गीत, वाद्य, नृत्य और रस, ठीक है ना। चलो लिखो नंबर 2। नंबर 2 ग्रंथ लिखो संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा 2 नंबर ग्रंथ लिखो संगीत मीमांसा। नंबर 3 संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर। नंबर 4 काम प्रबोध। 5 सूड प्रबंध। संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, काम प्रबोध, सूड प्रबंध। एक लिंग मात्र में लिखना है और इसके नीचे लाइन लिखूंगा मैं। लिख लिया, एक लिंग मात्र में आके लिखो। इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं और नीचे लिखो प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग, इसके प्रथम भाग की रचना की थी कुंभा ने। किसने की थी? कुंभा ने, क्योंकि ग्रंथ पढ़ रहे कुंभा के, तो इसका प्रथम भाग किसने लिखा? कुंभा ने। और इसका द्वितीय भाग किसने लिखा? तो इसका द्वितीय भाग लिखा कान्हा व्यास ने। कान्हा व्यास ने। और यह सवाल पिछली बार सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि एक लिंग महात्म्य का द्वितीय भाग किसने लिखा था? कान्हा व्यास ने। चलो लिखे, चले आगे। नहीं लिखा क्या? लिखो, आगे लिखो। कितने नंबर हो गए? 6 हो गई। नंबर 7, 7 नंबर में लिखो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। 7 नंबर लिखो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और इसके नीचे सीधा लिखना है रचना शुरू किसने करवाई थी? अत्रि भट्ट। भट्ट वो है भैया ना, नीचे एक टे और आएगा इसके, अत्रि भट्ट। तो नीचे लिखना है रचना शुरू किसने करवाई? अत्रि भट्ट ने। और पूर्ण किसने की थी? महेश भट्ट ने। ठीक है, चलो लिख लिया। अब नीचे लिखो, लिखो कुंभा के दरबारी विद्वान। कुंभा के प्रमुख 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 दरबारी विद्वान। और परमारी दरबारी विद्वान में लिखना है सबसे पहले मंडन। नाम लिखो मंडन। मंडन, है ना। नाम क्या लिखना है? मंडन। ठीक है, पहले क्या लिखा? मंडन।
चलो आगे लिखो मंडन के ग्रंथ, इसके नीचे लिखो इसके ग्रंथ, मंडन के ग्रंथ। मंडन के ग्रंथ, और मंडन के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो मंडन के ग्रंथ है ये, लिखो, ये मंडन के ग्रंथ है। ये मान नहीं भाई, मैं लिख देता हूं इधर ना, इसके आगे लिखना है वेद मंडन। मंडन के ग्रंथ के पीछे मंडन आएगा। सकून मंडन है, कोदेन मंडन है, प्रसाद मंडन है, राज वल्लभ मंडन है, वास्तु, ये इसके बारे में है, रूप मंडन है, रूपोवतार मंडन और वास्तु मंडन। नाम लिख लो, सीधे सीधे उतारना है, लिखना है आगे, ये लिखना पड़ेगा, ये पूछेगा, है ना। मैं बोल देता हूं, लिखो। नंबर 1 लिखो वैद्य मंडन, वैद्य मंडन, और इसके आगे लिखो वैद्य मंडन। इसके आगे लिखना है इसमें रोगों के निदान के उपाय है। पहला वैद्य मंडन, और इसके आगे लिखो इसमें रोगों के निदान के उपाय है। कुंभा से अब तक लगभग 2012 के बाद में जितनी भर्तियां हुई है, 12 में कर्मचारी चयन बोर्ड बना, उसके बाद में जितनी भर्तियां कर्मचारी चयन बोर्ड, कुंभा से सवाल आए लगभग 79 के आसपास, मतलब 79 के आसपास। मेवाड़ से टोटल सवाल आ चुके हैं 600, पूरे मेवाड़ से 79 सवाल 1 लाख कुंभा लेके चला गया। और 79 में से ही 68 सवाल, 68 कुंभा के साहित्य से आए हुए हैं। कुंभा के बारे में युद्ध पढ़ो, स्थापत्य पढ़ो, उससे जरूरी क्या है, कुंभा के बारे में क्या पढ़ो, साहित्य। आपको युद्ध ही पढ़ना है तो युद्ध पढ़ने हैं सांगा के, किसके पढ़ने हैं, सांगा के, किसके पढ़ने हैं। और प्रताप का तो सब कुछ पढ़ना है, प्रताप की तो लाइन ही पढ़नी है कि जन्म कब हुआ, तारीख पढ़नी पड़ेगी कि 9 मई 1540, वो भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कुंभा पढ़ना है कि मुझे कुंभा में नंबर लेके आना है, सीट ही पास करनी, मेरे को विद्वान नहीं बनना है, तो सीधा और सिंपल बंडा एक कुंभा क्या पढ़ लो, ग्रंथ। क्या पढ़ लो, ग्रंथ। और एक बार उसकी स्थापत्य कला याद कर लो कि उसने कौन कौन से दुर्ग बनाए। 84 में से 32 बनाए हैं, 32 के आप नाम याद नहीं रख सकते, लेकिन इतना याद कर लो कि अचलगढ़, मचान, बसंती, 3 तो वहां पर हो गए, कुंभलगढ़ हो गया राजसमंद में इधर, तो 2-4 दुर्ग याद कर लो बड़े बड़े, श्रृंगार चौरी मंदिर हो गया, है ना। ऐसे कुछ याद करके और काम चला सकते हो। विद्वान बनने बैठ गए कि नहीं पूरा लिखवाया, नहीं पूरा कराओ, ये होगा वो होगा, सीट क्लियर नहीं कर पाओगे। इससे बेस्ट तरीका क्या है, सवाल निकाल लो पहले कौन कौन से आने हैं। तो कुंभा के अंदर जहां आपने लिखा ना कुंभा का साहित्य योगदान, वहां पर बड़ा एकदम बड़ा सा लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को याद करना है ना। बाकी चाहे छोड़ सकते हो, बाकी तो मैंने बता दिया आपको, 4 ही चीजें याद करनी है, 2 संध्या है, 2 युद्ध है, बस, ठीक है। चलो नंबर 2 डालो, सकून मंडन, सकून है मंडन, सकून है मंडन। अब आप ऐसे याद मत कर लो, ऐसे आप दिमाग मत लगा लेना कि मंडन का जब ग्रंथ आएगा तो आगे मंडन लगा होगा, है ना। मंडन लगा होगा लेकिन नाम चेंज करेगा। प्रसाद मंडन की जगह 2 बार प्रकाश मंडन कर चुका है। ये जो प्रसाद मंडन लिखा दिख रहा आपको, इसकी जगह 2 बार प्रकाश मंडन किया जा चुका है। बच्चे को वहां लगता है कि और मैं पढ़ी है प्रकाश हो प्रसाद थोड़ी हो, याद नहीं आता, वहां लगता है कि हाँ हो, लेकिन नहीं होगा। इसलिए इनको एक बार पूरी नजर से देखना है कि हाँ यही है, समझ लिए, भले चाहे 2 दिन लग जाए याद करने में। सवाल आएगा यहां से, लिखो सकून मंडन, आगे लिखो सकून शास्त्र का वर्णन, सकून है शास्त्र का वर्णन। नंबर 3 कोदेन मंडन, कोदेन मंडन, इसमें है धनुर्विद्या की जानकारी। ठीक है। चौथा प्रसाद मंडन, ये सेम टू सेम उतारने उतार लो, बस थोड़ा इस राज वल्लभ मंडल को बढ़िया लिखना है ना। ये 14 अध्याय में विभक्त आगे।
प्रसाद मंडन के बारे में लिख लो, राज वल्लभ मंडन। ये जो बोल रहे हैं वो उन्होंने पूरा लिख लिया। लिख लिया होगा। टेस्ट है क्या आज? नहीं है आज ही। साइंस में कितने टॉपिक बाकी हैं? हैं? था कितने ही है कोई? मैं सरोज, साइंस में कितने टॉपिक टेस्ट हो गए, कितने बाकी हैं? नहीं हुए? दो तीन के नहीं हुए, एक बाकी है। और इसका भूगोल का? हिंदी के बराबर चल रहे हैं ना? सीट नहीं मिली क्या? सीट तो मिलती है ना? हाँ, मैथ में टेस्ट नहीं होगा, सीट मिलेगी। टेस्ट आपको साथ में ले लेंगे, दो तीन टॉपिक का। सीट दे रहे हैं ना आपको सोल्व करने के लिए। लिखो, मंडन का पुत्र, लिखो लिखो नीचे लिखो। मंडन का पुत्र, मंडन का पुत्र, मंडन का पुत्र, और आगे नाम लिखो गोविंद। नाम क्या है? गोविंद। मंडन का पुत्र गोविंद, नाम है गोविंद। और नीचे लिखो गोविंद के ग्रंथ। गोविंद के ग्रंथ ये रहे, गोविंद के ग्रंथ। आप में से कुछ को ऐसा लग सकता है कि क्यों लिखा हुआ है, इतना कौन याद करी। आप दिशा में सवाल देखो एक बार इनमें। इन चारों में से एक ऐसा नहीं है जिसका सवाल नहीं आएगा। गोविंद और गोविंद के ग्रंथ लिखो, कलानिधि, उदार धारणी, द्वार दीपिका और सार समुच्चय। हालांकि ये मेरा टॉपिक ही नहीं है, मैं इतिहास में पढ़ा रहा हूँ इसलिए लिखवा रहा हूँ। बाकी आपको साहित्य पढ़ाएंगे सर, तो साहित्य में याद करवाएंगे, तो इसलिए चिंता मत करना कि याद कैसे होगा। साहित्य वाले सर अपने आप याद करवा देंगे सारा।
पुत्र गोविंद, और गोविंद के 4 ग्रंथ हैं, कलानिधि, उदार धारणी, द्वार, दीपिका और सार समुच्चय। नीचे लिखो मंडन का भाई। आपने एक नाम सुना है, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ? उनका पूरा परिवार देश की सेवा में था। वैसे ही मंडन का पूरा परिवार कविता लिखने में था। पुत्र ले लो, भाई ले लो, सब ले लो आप। मंडन का भाई, और भाई का नाम था नाथा। नाथा, और नाथा का एक ग्रंथ है वास्तु मंजरी। नाथा का एक ही ग्रंथ है वास्तु मंजरी, पिछली बार आरएस प्री में आया हुआ है। वास्तु मंजरी लिख लिया? चलो, ये लाइन लिखो आप। लिखो, कुंभा ने हीरानंद मुनि को कुंभा ने हीरानंद मुनि को कविराज की उपाधि दी थी। कविराज की उपाधि दी थी। कुंभा ने हीरानंद मुनि को कविराज की उपाधि दी थी। ठीक है, नीचे लिखो, राणा कुंभा की हत्या, राणा कुंभा की हत्या, राणा कुंभा की हत्या, राणा कुंभा की हत्या, राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने, उसके पुत्र उदा ने मामादेव कुंड के पास की। उसके पुत्र उदा ने मामादेव कुंड के पास की। ठीक है, नीचे लिखो, कुंभा अपने आखिरी समय में, कुंभा अपने आखिरी समय में, अपने आखिरी समय में डिप्रेशन में चला गया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक उन्माद, है ना। कुंभा अपने आखिरी समय में मानसिक उन्माद रोग से ग्रस्त था। इसको डिप्रेशन बोलते हैं अपन इंग्लिश में। मानसिक उन्माद से ग्रस्त था, इसको मतलब कहते हैं कुंभा को, जब कुंभा ने इतने युद्ध किए, इतना साहित्य लिखा, संगीत राज जिससे इतने बड़े ग्रंथ लिखे, तब उसको ज्ञान हुआ कि अपन क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, क्यों कर रहे हैं अपन ये, है ना। तब ये सोचता था। और चिंतन, बता, चिंता बड़ी होती है, चिंतन कम नहीं था। चिंतन करते हो आप? कोई चिंता की है? चिंता तो आप रोज ही करते हो, है ना। नौकरी कद लागी, सीट पास हुई कौन हुई है, ऐसा कद जाई, कद लारो छुटे हूँ, ये आपकी चिंता ही है। चिंतन किया कभी आपने? हैं? तो चिंता मत करो, कल लास्ट क्लास है ना। उसके बाद आपके पूरे बेच हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहो आप, फिर नए आएंगे वापस। कल आपका सिलेबस हो जाएगा मेरी तरफ से, तो सब हो जाएगा। देखो आप, अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा। आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा कि मेरा पढ़ा हुआ। कोई आप में से ये बोल दे कि ये पढ़ा हुआ नहीं है, तो मेरे को बोलना। कैसे होगा वो तो हम जानते हैं, हम पूरे दिन ऑफिस में करते क्या, यही बनाते प्लान, नहीं कैसे करवाना है। चलो, तो चिंता बड़ी नहीं होती, चिंतन बड़ा होता है। इसको चिंतन हुआ फिर आखिरी में। आप पता है, जब आप, हम लोग इतनी कर रहे हैं, मैं जैसे आ रहा हूँ, आप आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी लग रहे हैं, बच्चों को खिलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हैं। मरण अवस्था में जब आओगे ना, तो वही बच्चे आपके शरीर पे कपड़े तक नहीं छोड़ेंगे, वही उतार लेंगे।
है ना, एक सफेद कपड़ा लटकाएंगे बस, चलो। तो कुंभा को आखिरी समय में ये ज्ञान हो गया, इसने कहा क्यों, ये क्यों किया मैंने सब कुछ, है जाना ही था। डिप्रेशन चला गया। और डिप्रेशन में आदमी जाता है ना, तो वो तो डिप्रेशन वाला आदमी तो खुद ग्रस्त है ही, आसपास के पूरे माहौल को ग्रस्त करता है। आपने कभी डिप्रेशन में गए हुए आदमी को देखा है? वो आदमी झुका झुका रहता है, पूरे दिन ऐसे उदास रहता है। उसके पास में कोई बैठता है ना, वो भी उदास हो जाता है। क्यों? वो बात ऐसी करेगा, है ना, कि यार नंबर नहीं आ रही है। तो उदा को मतलब इस पे गुस्सा आने लगा। उदा ने कहा यार क्या आदमी है यार, मेरे को पागल और करेगा। तो उदा ने एक दिन मामा देव कुंड के पास बैठा था तो हत्या कर दी इसकी। इसलिए उदा क्या बन गया? पितरंता। क्या बन गया? पितरंता। चलो लिख लिया। अब लिखना है जेम्स टोड का कथन। लिखो जेम्स टोड का कथन। कथन को समझो। कथन कह रहा है कुंभा में लाखा जैसी प्रेम कला है। लाखा की प्रेम कला जानते हो ना? नहीं जानते? हंसाबाई वाली, मतलब इतनी उम्र में प्रेम। तो कुंभा में भी था। कुंभा में लाखा जैसी प्रेम कला थी। और कुंभा में अमीर, राणा अमीर जैसा साहस था, शक्ति थी। राणा अमीर को जानते हो? मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का, अब देखो सवाल आएगा, मेवाड़ का उद्धारक है और राणा अमीर ऑप्शन नहीं है, क्या करोगे? अरे वाह, कुंभा पड़ा है उत्तर कुंभा। मेवाड़ का उद्धारक बोलते हैं भामाशा को। किसको बोलते हैं? भामाशा का नाम सुना है क्या? महाराणा प्रताप वाला, उसको बोलते हैं। तो मेवाड़ का उद्धारक जब आएगा तब ऑप्शन देखना है कि राणा अमीर ऑप्शन में है कि नहीं है। राणा अमीर ऑप्शन नहीं होगा तो सब कुछ दिया होगा, प्रताप, भामाशा, सांगा ऐसे दिए होंगे। तो आपको क्या करना है? भामाशा, उसने भी मेवाड़ का उद्धार किया है ना। तो आगे जब भामाशा आएगा तब वहां लिखा मिलेगा मेवाड़ का उद्धारक। तो मैं आपको लिखूंगा कि अगर ऑप्शन में राणा अमीर ना हो तो क्या करना है? भामाशा। क्या करना है? भामाशा। दोनों हुए कौन? यहाँ धरती नीचे हो सके, आकाश नीचे हो सके, धरती ऊपर हो सके, हुए कौन? ऐसा होता नहीं बेटे। लिखो जेम्स टोड का कथन। जेम्स टोड का कथन। जेम्स टोड का कथन लिखो। कुंभा में लाखा जैसी प्रेम कला। कुंभा में लाखा जैसी प्रेम कला तथा अमीर जैसी शक्ति थी। अमीर जैसी शक्ति थी जिसने मेवाड़ का झंडा, जिसने मेवाड़ का झंडा गग्गर नदी तक फहराया था। गग्गर नदी तक फहराया था। फहराया था। हेडिंग डालो राणा उदा। राणा उदा। और राणा उदा शासक कब बनेंगे? 1468 में, और रहेंगे 1473 तक। ये इतनी बातें होती कैसे आपसे? हाँ ही पूछते हैं आपस में। जुमा जुमा थाने अलग हुआ 12 घंटा हुआ 24 घंटा। कल थे ये टाइम के साथ ही, है ना, 24 घंटा थे। एक बार पक्की बात है, फोन में बात करिए। बड़ बात यार, बड़ी बात लगा इतनी है कहीं बात है? राणा उदा। राणा उदा के बारे में पहली बात आप जानते हो क्या? इसे बोलते हैं मेवाड़ का पितरंता। मेवाड़ का पितरंता। मेवाड़ का पितरंता, है ना। इसके पिता पिता का क्या नाम था? कुंभा। फिर देखो शासक कौन बना है? उदा। कौन बना? उदा। और उदा का एक भाई भी है ना, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? रायमल इस समय इडर में था। कहां था?
इडर, इडर पड़ता है गुजरात में। तो जब ये शासक बना तब रायमल था इडर में, तो रायमल था नहीं तो उदा को शासक बना दिया, बन गया, ये खुद ही मार के बनाया, क्या दिक्कत, बन गया। फिर मेवाड़ी सरदारों ने रायमल को बुलाया कि हो सकता है बड़ा बेटा कुछ न्याल कर दे, तो रायमल को बुलाया गया, रायमल आया। रायमल और उदा के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं दादिमपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दादिमपुर का युद्ध। और ये दादिमपुर का युद्ध हुआ कब था? ये हुआ था 1473 में, 1473। जब ये युद्ध हुआ, युद्ध होने के ठीक बाद में इसमें जीता कौन था? रायमल। कौन जीता? और उदा गया बीकानेर। कहां गया? कहां गया? इस समय याद करो, इस समय बीकानेर बस रहा है। 1465 के आसपास बीकानेर में राव बीकानेर बसाया, पता बसा है ना। तो इस समय बीकानेर शासक कौन है? राव बीका। कौन है? तो उदा ने किसके पास शरण ले ली? राव बीका के पास, राव बीका के पास। और थोड़े दिनों बाद उदा पर गिरी बिजली। क्या गिरी? बिजली। और उदा की मौत हो गई, उदा की मौत हो गई। तो उदा के बारे में लिखते हैं 3 बातें। एक तो उदा मेवाड़ का पितरंता है, दूसरा उदा वे अपने भाई रायमल के बीच में युद्ध हुआ, उसको क्या बोलते हैं? दादिमपुर का युद्ध। और उदा ने किसके पास शरण ली थी? राव बीका के पास। और उदा की 1473 में बिजली गिरने से क्या हो गई? मौत। क्या हो गई? मौत। चलो लिखो, लिखो उदा। और उदा के बारे में लिखो, ये मेवाड़ के पितरंता शासक है। ये लिख लिया क्या आपने? पहले जिन्होंने लिख लिया बढ़िया है, नहीं लिखा वो लिख लो। लिखो, ये मेवाड़ के पितरंता शासक है। ठीक है। नंबर 2, रायमल वे उदा के मध्य, रायमल वे उदा के मध्य रायमल वे उदा के मध्य उत्तराधिकार को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर दादिमपुर का युद्ध हुआ। दादिमपुर, दादीमपुर। उत्तराधिकार को लेकर दादिमपुर का युद्ध हुआ। नीचे लिखो, उदा ने इस युद्ध के पश्चात उदा ने इस युद्ध के पश्चात बीकानेर के राव बीका के पास, बीकानेर के राव बीका के पास राव बीका के पास क्या बोलो पास? युद्ध के पश्चात, क्या लिखा है मैंने? युद्ध के पश्चात बीकानेर के राव बीका के पास शरण ली। बीकानेर के शासक राव बीका के पास शरण ली। ठीक है। नीचे लिखो, उदा की मृत्यु, उदा की मृत्यु उदा की मृत्यु बिजली गिरने से हुई थी। उदा की मृत्यु बिजली गिरने से हुई थी। चलो, अगला शासक कौन बना भाई? रायमल। कौन बना है? रायमल। अरे इधर देख लो, शासक कौन बना? रायमल। रायमल के बारे में 2-3 बातें आप पहले से जानते होंगे, बताओ। कुंभा का बेटा है, बिल्कुल बात है। उदा का भाई है। और जोधा का कौन है? पत्नी का नाम संगार देवी। और दादिमपुर का युद्ध लड़ा जिसमें जीत गया, है ना। फिर और ये काम आएगी आपकी बातें, मैं पूछ रहा हूं ना, आपको इतनी बातें याद है ना। हो सकता है इनमें सवाल आ जाए, जो याद नहीं है वो तो मैं लिखवा ही दूंगा। लिखो,
मेवाड़ में सबसे ज्यादा कृषि को योगदान देने वाला शासक है ये। मेवाड़ में सर्वाधिक कृषि को, देखो मेवाड़ में सर्वाधिक कृषि को बढ़ावा देने वाला शासक। मेवाड़ में सर्वाधिक कृषि को बढ़ावा देने वाला शासक। मेवाड़ में सर्वाधिक कृषि को बढ़ावा देने वाला शासक। लिख लिया? नीचे लिखो। रायमल का विवाह जोधा की पुत्री शृंगार देवी के साथ हुआ। जोधा की पुत्री शृंगार देवी के साथ हुआ। जिसने चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। जिसने चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। रायमल ने राम वे श्याम नामक 2 तालाब बनवाए थे। राम व श्याम नामक 2 तालाब बनवाए थे। ठीक है। अब ये रायमल तो इतना ही है, पर रायमल के पुत्र कितने हैं? 3 है, 4 है? पक्की बात है? कौन कह रहा है 4 है, कौन कह रहा है 3? बताओ। 3 वाले कौन कौन है और 4 वाले है ही नहीं? आगे मेरा नील है कि सर हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। ये बात ठीक है। चलो, रायमल के पुत्र कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। और रायमल का जो सबसे बड़ा बेटा उसका नाम है सांगा। क्या नाम है? सांगा। सांगा का नाम तो है संग्राम सिंह। क्या नाम है? पर अपन ने शुरू कर दिया है सांगा, तो क्या बोलेंगे? राणा सांगा। राणा सांगा। इनका एक पुत्र है जिसका नाम है जगमाल। क्या नाम है? क्या नाम है? जगमाल। क्या नाम है? जगमाल। और इनका जयमाल, जयमल, जयमल या जगमाल? जयमल। और इनका जयमल कर लेते हैं। तूने बोल दिया, जयमल कर लिया। तीसरे पुत्र का नाम क्या भाई? पृथ्वीराज कच्छावा। लिखो, पृथ्वीराज कच्छावा। हाँ, कितना नींद हो ना? कितना जना बताओ? 4-5 जना, एक लड़की है बताओ। या तो पक्की बात है। क्यों पचाओ क्यों हुई? जन थोड़ी जी नींद जाके लारूं क्यों हुई? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसका एक नाम और मिलता है भाई, उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार। ये 3 पुत्र हैं। अब इन तीनों पुत्रों में रायमल ने एक बार अपनी पत्नी दोनों मिलकर एक जोशी के पास गए और जोशी ने कहा कि आपका जो पुत्र है ना सांगा, उत्तराधिकारी तो वही बनेगा। समझ गए? जोशी ने कह दिया तो इनके मन में बैठ गई कि सांगा को उत्तराधिकारी बनाएंगे। अब सांगा को तो अपन पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि उत्तराधिकारी है, तो अपन इसको पूरा पढ़ लेंगे सांगा को, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है। ये दोनों है कौन, है ना? तो इनको बीच में शासक तो लिख नहीं सकते, तो रायमल के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा। तो पहले लिख डालो पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया, छोटी सी हरी डालनी है, बीचों भी रायमल में डाल लो पृथ्वीराज। ये तीनों बात ये लिख लो। हाँ लिख लो, ये लिखो पहले तो।
लिख लो रायमल और रायमल के 3 पुत्र। रायमल और रायमल के 3 पुत्र। लिख लिया? हाँ कर लो, बातें कर लो, वो जरूरी है। पृथ्वीराज सिसोदिया ये थे तेज धावक, और तेज धावक होने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं? उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार। तेज धावक था, युद्ध करता ना, पीछे से आगे पहुंच जाता, पता ही नहीं चलता, है ना। सेना के बीच में घुसता, लहर निकल तो थे सिद्ध, बहुत तेज था। इसलिए इनका नाम क्या है? उड़ना राजकुमार। क्या नाम है? उड़ना राजकुमार। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, मेरी तरह थे। तो अपनी पत्नी का नाम था तारा। क्या नाम था? और तारा के नाम पर एक दुर्ग बनाया जिसका नाम है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग बनाया तो क्या है? नाम परिवर्तन किया, और नाम किस दुर्ग का किया है? अजमेर का। किसे किया है? अजमेर। अब आप बताओ, अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? कब करवाया था? 1113 में। 1100। और इसका नाम परिवर्तन किसने किया था? पृथ्वीराज सिसोदिया। और अपनी पत्नी किसके नाम पे किया था? तारा को। किसके नाम पे किया था? तारा। ठीक है, चलो। इस पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी, और बहन का नाम था आनंद कंवरी। क्या नाम था? क्या नाम था? और इस आनंद कंवरी का विवाह हुआ था सिरोही में। कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? और सिरोही का उस समय शासक था जिसका नाम था जगमाल देवड़ा। क्या नाम था? क्या नाम था? बहुत मस्त आदमी था, है ना। यह कभी कभी क्या है कि इसका जगमाल देवड़ा जब लेता था ना थोड़ा, 2 पेग, तो 2 पेग लेने के बाद इसको तंग करता था। किसको? आनंद कंवरी को। तो एक दिन आनंद कंवरी पीर गई हुई थी, तो आनंद कंवरी को इसने पीछे से फोन किया कि तुरंत आ जा सिरोही। तो इसने पृथ्वीराज को बोल दिया कि पृथ्वीराज यार तंग करे, कहाँ करा। पृथ्वीराज ने कहा कि अरे पागल है, आपा मेवाड़ कहाँ, है ना, ए जकी तंदी क्या नहीं जागी ना छोटी छोटी, ये सब हम पर ही है ना। मैं मारवाड़ नहीं कौन छोटा, तुम तो है कहीं सिर हुई तो गए, है ना। तुम बता मन जन क्यों थे आज ही मन समझो ना जन क्यों ले हाल मैं तन छोड़ रहा हूँ। ये गया वहां, गया और इसने अपने बहनोई को समझाया। बहनोई कौन? जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा ने समझायो साढ़े हम जीजो है ना जो साढ़े माते अधिकार रख क्या कराए, अनौपचारिक रोक रख क्या कराए। लुगुई को भाई है ना जक्कर बात जीजन जीजो बिन के मान नहीं पड़े, लेकिन साड़ो कोई सलाह दे जीजे ने, जीजो मर जाओ मैं बल जाओ पूरा कि नीचे कोई जो भी ठीक रहे, है ना। तो साड़े की सलाह मानता नहीं है दीदा, चाहे वो सही देवे, वो तो लई सही कहे क्योंकि बीर बहन रो करे हो जन घर में इन खर्चों कम हुए, सही चीजें चले, बहन सुखी रहे, वो सलाह मैं सही दे। लेकिन जीजे ने खारी जहर लागे, ओ क्यों पंचायत करेगा, मारे कर रही मैं कर आई हुए ना, था दौड़ो कौन धान गाइंडा तो कौन रहा हो, मैं हूं एक फनी जुड़ मन जान है ना। अब देखो, अब ये जगमाल देवड़ा को समझाने गया, जगमाल देवड़ा ने पूरी रात लेक्चर दिया। जगमाल देवड़ा ने रो ही नहीं रहे बाके दौड़ दे पूरी रात जातो रहे सुबह, पूरी रात तो हम जाओ कि देखो ये मत किया करो,
है ना, मैं मेवाड़ रहा, घणी गलती हूँ जचगी ना तो देख ली श्री उड़ा लिया, समझा करो थे। वो कहे हाँ बिल्कुल साथ है, मैं समझी सब बात, पूरी रात समझाया। फिर मन में केवल एक चले कि जगमाल सेठ क्या करा, इन एडो सेठ करा कि और भी नहीं हट, खत्म मुझे पूरा ही, है ना। जो सलाह देव मने यहाँ है, जगमाल को सेट करने का विचार कर रहा हो। और सुबह उठते ही जगमाल जी नहा धो तैयार हो, क्यों मैं जाऊँ, समझा दिया। आनंद ने क्यों कि कोई दिक्कत नहीं, आनंद आनंद से रहता हूँ, है ना, तेरा भाई खड़ा है, क्या डरना है। जगदीन दनिया लागे ना बिजरा जी मेवाड़ पूरी सेना सहित आवा बल। जगमाल क्यों आई कहीं तुम पुगई कौन मेवाड़ी, एड़ो मजो करूँ मैं। जगमाल भी आनंद क्यों 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 भाई वास लाडू गाले कौन मुझे, लाडू गाल तक जाए, मेवाड़ दूर की तो है, हाथी घोड़ा सब तक जाए, तू लाडू बना। बनाया लाडू, और लाडू में एक टिकड़ी गाली ऊंदरानी, ऊंदरा दो हंसती भाई आवे जेर सब हंसते वही है ना। बीचों बीच एक टुकड़ी रख दी, रख पर क्यों ओ लाडू इस फैसला मैं दियो, है ना। अब रात में समझायो ना तो मारो दिल पिघल गयो थार माथे, है ना, कि मैं मारी जिंदगी में हाड़े वास्ते कहीं नहीं कर सक्यो भाई, मने है ना मारी लुगाई ज्यादा प्यार थार माथे आ रही है हाड़े माथे, है वो लाडू जरूर खाई जियो। जगपाल क्यों यार, मतलब मैं ही तो हम दे सकूं, रात रात में देखो अदे परिवर्तन कर दियो है। आदमी आप लुगेर थी कि मुंह प्यार करने लगी, और कहीं चाहिए क्यों, वो तो मैं पको हाँ ऊपर रखो बनिम, है ना। और एक जगह आती है बीच में मांडलगढ़, कौन सी आती है मांडलगढ़, भीलवाड़ा करने गए और भूख लगी तो लाडू याद आयो, जीजाड़ो क्यों जीजे लाडू आतू गालूडो खानो पड़ी, खाए और बटई समाप्त, बटई समाप्त। और अपन ने वहां समाप्त होते ही हम पे जेज कौन लगी, तुरंत बनी छतरी, कितने कम होगी 8 कम होगी, कितने कम होगी 85 एक छतरी कहां पर है मांडलगढ़ में, कहां पर है, और कितने कम हो गया है 8 कम होगी, कितने कम हो गया है 8 कम होगी। तक जगमाल देवड़ा ने कहा था कि वो कब सुनी हुई आपके हैं, कमरे में आड़ा, गवाड़ में नाड़ा, गांव में थाना और रिश्ते में साड़ा, ये 4 चीज काम की नहीं होती है। अनचारा रागनी नहीं कदी, नेड़ी नहीं रागनी, घर में थानो राग होना कबूतर बैठी जाड़ा गाली पूरे दिन, रागनो नहीं आड़ू यहाँ पर, समस्या खत्म, है ना। गवाड़ में नाड़ो वेने गवाड़ कितनी को लागे, गवाड़ जनो कहीं पे गांव के बिचलो क्षेत्र जके नाड़ो वेने कितो यहाँ को लागे, गवाड़ नाड़ा है। गांव में थानो नहीं होनो, थानो होने का मतलब आई है कि वो गांव चोर है ना, वो गांव चोर है या फिर घना में गुंडा जासूस है, नहीं होना चाहिए ना। और रिश्ते में साड़ो, अब आम देखो तो नेड़ देखनी जकर हाड़ा भाई वही नहीं, हम पे यहाँ पर राज हम पे करा हूँ रुके बाद हम पे यहाँ डोन, है ना, एड हो ना बात जाना, ठीक है। चलो लिखो पर 83 हो दिया। अच्छा अरे यार ये तो भूल गए बंद करना ही, है ना, अभी थोड़ी देर बाद कमेंट आएगी। लिखो लिखो, तेज धावक होने के कारण, लिख लीजिए, तेज धावक होने के कारण इन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है। जिन्होंने शॉर्ट में लिख लिया है कोई दिक्कत नहीं है, वापस चेंज मत करो। तेज धावक होने के कारण इन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है। तेज धावक होने के कारण इन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है। नीचे, इन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पर, इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर, अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम, अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग करवा दिया। देखो ये तो प्यार हो तो दुर्ग नाम परिवर्तन करा दियो, आपा कनु 5 ही मांग लेनी हड़ा जी, और 5 ही मांग लिया। तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग करवाया, लिख लिया, बहुत बढ़िया। लिखो, इसकी बहन है, इसकी बहन किसकी, इसकी बहन आनंद कंवरी का विवाह, आनंद कंवरी का विवाह, आनंद कंवरी का विवाह, इसकी बहन आनंद कंवरी का विवाह, आनंद कंवरी का विवाह सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ हुआ। जगमाल देवड़ा के साथ हुआ।
जगमाल देवड़ा के साथ हुआ। जगमाल देवड़ा के साथ हुआ। लिख लिया? नीचे लिखो, जगमाल देवड़ा ने जगमाल देवड़ा ने इन्हें जेर के लड्डू खिलाए। जगमाल देवड़ा ने इन्हें जेर के लड्डू खिलाए। जेर के लड्डू खिलाए जिससे इनकी मृत्यु हो गई। जिससे इनकी मृत्यु हो गई। नीचे लिखो, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां पर है? मांडलगढ़। कहां पर है? मांडलगढ़। और जहां लिखो मांडलगढ़, उसके नीचे एक लाइन लगा के लिख लेना, 8 खंभों की छतरी। हालांकि आपको कला वाला सर पढ़ाएंगे छतरियां, तो उसमें और बताएंगे आप, है ना। 8 खंभों किसकी है? किसकी है? 8 खंभों की होनी चाहिए भाई। मेरे वही तो है नहीं कला वाला मामला राजसमंद में। किसका? इसकी कहाँ है? वो तो ठीक, छोड़ो, इसकी कहाँ है? इसकी चेंज करो भाई, कल्ला पढ़नी पड़ेगी कुल मिला के बात ये। कुंभलगढ़। और कितने खंभों की है? 12 खंभों की है। अरे कुंभलगढ़ तो राजसमंद में ही है, ये तो क्या पूछना है। अब आप धोती कर दिया। लिखो, नीचे लिखो। अरे एक भाई और है ना, इसका क्या नाम है? लिखो जयमल। लिखो जयमल। कुछ नहीं लिखना, लिखो जयमल शिकार करते हुए मारा गया। जयमल शिकार करते हुए मारा गया। अरे बातें क्यों कर रहे हो? सुरेंद्र को बुलाना। लिखो राणा सांगा। राणा सांगा। हाँ, नया राजा राणा सांगा है। और राणा सांगा हेडिंग डालो।
संगा की 50 बनी तुम तो डाल लाइन। राणा सांगा लिख लिया? लिख लिया क्या राणा सांगा? बस यहीं स्टॉप लिखो। राणा विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य। राणा सांगा के लिखे लिखे नोट्स मिलेंगे, आप कुछ नहीं लिखना है ना, पूरा बंडल मिलेगा आप। पेज में लिखो क्या? 4 पेज पन्ना मंचम होना है तो वही है, वो पन्नो है 1.5 पन्नो, 1.5 पन्नो समझो ना। हाँ दे दूँ। कितने बोले हो यार तुम। देखो इधर देखो, यहाँ राणा सांगा लिखा है ना, तो इस पेज में राणा सांगा आएगा। ठीक है, एक इस पेज में भी राणा सांगा आएगा, इसमें भी आएगा। ठीक है, और इसमें आधा आएगा, इसमें यहाँ तक आएगा। ठीक है ना, अगर मेरे जैसी राइटिंग है तो वो आप जानो। अभी मिल जाएंगे नोट्स, मिल जाएंगे आपको। इधर देखो, अरे इधर देखो, या तो आपको अभी क्लास में नोट्स मिल जाएंगे, नहीं मिले तो नोट्स मिलेंगे आज ही। घर जाना, समझ में आए तो समझना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उतार लेना। जिसको बोल रहे कि नहीं उतारना है, मुझे उतारना ही नहीं, मैं तो रख लूँ नोट्स ही, कोई दिक्कत नहीं, बैग में रहने देना, कल सुबह वापस ले आना, वापस लेके जरूर आना। और नहीं ला पाओ तो ले जाना ही मत, कल ले जाना। कल मैं पहले सांगा समझूंगा आप, फिर अपन विक्रमादित्य को लिखेंगे अभी, कल वापस विक्रमादित्य को समझेंगे। अभी समझूंगा विक्रमादित्य तो, लेकिन फिर समझेंगे कल, ताकि लाइन लगी रहे। फिर आएगा महाराणा प्रताप, उसके भी आपको नोट्स मिलेंगे, ले जाने हैं वापस लाने हैं। प्रताप के मिलेंगे, प्रताप के बाद में 2-3 शासक है, अमर सिंह प्रथम, संध्या है, वहां पर लिखना शुरू करेंगे वापस, फिर लिखेंगे सब। तो 2 है ना राजा ऐसे हैं जिनके नोट्स मिलेंगे आप। इसकी समझ क्या बताऊँ आपको, मेरे क्या कल कल का ही दिन है मेरे पास, और मेरे को फाउंडेशन बेस क्लोज करना है, क्योंकि वो बेस मैंने पूरा लिया हाथ में। सीटी वाला बेस मेरे जितना हाथ में था, मैंने करवा दिया है ना। हो सकता है वापस आके मैं करूँ, वरना मुझे लगता है जब तक 99% है कि नया टीचर आएगा, और मेरे से बड़ी लाएंगे, ये गारंटी मेरी है ना। कोई दिक्कत नहीं, इन कोचिंग को, कोचिंग के पास बहुत धन है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया टीचर आएगा, ये श्योर है। फिर भी अगर कोई हो जाए कि नहीं आ रहा, तो आपका भाई बैठा ही है, वापस आ जाएगा। चलो पीपीटी आएगी है तो समझा लेते हैं, समझ। यार हाँ भाई बता, नीचू जी, नीचू जी, नीचू, बता बेटा, सारंगपुर का ईद कब हुआ है? किसके में दी बता है? मोहम्मद खिलजी के सामने कौन था? कुंभा। कुंभा ने सारंगपुर विजय के बाद में कितने मंजिला स्तंभ बनाया था है? जिसे और क्या बोलते हैं, विजय स्तंभ तो बोलते ही हैं, और क्या बोलते हैं, कुछ नाम था ना। बातें कर रहा था ना, क्या कर रहा था? पहले याद कर, फिर छोटे बातें करने की।
भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। समझ बात। शरण संघ है संग्राम सिंह। इधर देखो, जीवन परिचय, कैसे कैसे नोट्स आपको मिलेंगे मिलेंगे, सब कुछ लिखा डिटेल्स। पिता कौन है? रायमल। कौन है? रायमल का बेटा है। 3 बेटे थे, 2 को अपन ने पढ़ लिया। एक कौन है? संग्राम सिंह, जिसको बोलते हैं संगा। पिता कौन है? रायमल। माता का नाम क्या है? रत्नी गंगा। इनकी पत्नी है जिनका नाम है हड़ी रानी कर्मावती। हड़ी रानी कर्मावती। आगे अपन पढ़ेंगे विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की सनुषिका है ना, तब शाखा होगा, ये जोर करेंगी रानी, है ना, पढ़ेंगे अपन। इनके पुत्र देखो, एक पुत्र का नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? एक का नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? एक का नाम है भोजराज। क्या नाम है? और एक का नाम है उदय सिंह। क्या नाम है? क्या नाम है? उदय सिंह। अब देखो, विक्रमादित्य शासक बनेंगे, अगले बनेंगे नहीं बनेंगे? उसके आगे शासक कौन बनेगा? उदय सिंह। कौन बनेगा? अपने पास 2 बच गए। भोजराज किसका पति है? मीरा का। किसका है? मीरा। मीराबाई मेहता को जानते हो? हैं? उन मीराबाई का पति कौन है? भोजराज। कौन है? भोजराज। खातोली का युद्ध होगा अभी थोड़ी देर बाद, उस खातोली युद्ध में ये शहीद हो जाएंगे, है ना। ऐसे अपन इन भाइयों को पढ़ेंगे। देखो, ज्योतिषी वे भीमल गांव की चारण पुजारी ने सांगा के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, है ना। ये फर्स्ट ग्रेड में लाइन आई, सीधी सीधी एनसीईआरटी छुट हुई। कौन से गांव की चारणी थी? भीमल गांव की पुजारी थी। भीमल गांव। कौन से गांव की? भीमल। इन्होंने की थी। उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान इन्होंने करमचंद पंवार अजमेर के पास शरण ली। जब संघा राजक बना था, सब संघा उससे पहले कहाँ था? अजमेर में। कहाँ था? और किसके पास था? करमचंदे पंवार। करमचंदे पंवार। चलो, रतन सिंह, ये देखो एक ही बचा रतन सिंह। इनका तो तीनों कर लिया। विक्रमादित्य अगला शासक है। उसके बाद में उदय सिंह है जिनका बेटा है प्रताप। और ये कौन है? भोजराज, तो मीरा के पति है, खातोली युद्ध में मारे जाएंगे। अब अपने पास कौन बचा? रतन सिंह। रतन सिंह 1528 से लेकर 31 तक सुरजन सिंह हाड़ा के साथ शिकार करते हुए मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। इतना याद रखना है कि सुरजन सिंह हाड़ा के साथ में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कोई नहीं पूछेगा, बस याद रखना है कि पुत्र 4 थे तो चारों का हुआ क्या? ये हुआ। मीरा के पति भोजराज खातोली युद्ध में मारे गए, ठीक है। अब देखो, रतन सिंह पढ़ लिया, भोजराज पढ़ लिया, विक्रमादित्य इनको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे आगे शासक है। चलो, उपाधि या उपनाम। इनकी उपाधि है हिंदूपत। क्या उपाधि है? हिंदूपत। एक अपन ने कुंभा की पढ़ी ना, अभिनव भट्टाचार्य, पढ़ी नहीं पढ़ी? एक पढ़ा युद्ध में स्त्र बुद्धि वाला शासक। युद्ध में स्त्र बुद्धि वाला शासक। फिर आपको याद रखना है, जिसके आगे गुरु लगा हो वो सब कुंभा की है। हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, है ना, युद्ध गुरु, वीर गुरु, सब जितने गुरु लग सकते हैं वो सब गुरु किसके हैं? कुंभा के। किसके हैं? कुंभा। कुंभा के उपनाम है सारे, है ना। हाल गुरु, छाल गुरु, सब वो उनकी है, ठीक है। इनकी ध्यान रखना, हिंदूपत। क्या उपाधि है? हिंदूपत। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो प्रताप आएगा, और प्रताप के है हिंदुआ सूरज। क्या नाम है? हिंदुआ सूरज। अलग अलग है। हिंदूपत कौन है? संघ। कौन है? संघ। और हिंदुआ सूरज कौन है? प्रताप। कौन है? प्रताप। फिर इनकी है 1 अंक का शासक। 1 अंक का शासक या 1 अंक का राजा। फिर है सैनिक भग्नावेश। क्या है? सैनिक भग्नावेश। किसने कहा है? टोड ने। किसने कहा है? टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? सैनिक भग्नावेश। सैनिक भग्नावेश। क्यों कहा है? क्योंकि इनके एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, पूरा टूटा फूटा शरीर था। तो टोड ने जब इनके लड़ते हुए देखा, तब टोड ने कहा कि ये तो सैनिक भग्नावेश है। ये ऐसा सैनिक है जिसके सब कुछ टूटे हुए हैं फिर भी लड़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सैनिक भग्नावेश। सैनिक भग्नावेश। और किसने कहा है? टोड ने। किसने कहा है? टोड ने। मेवाड़ का प्रतापी शासक किसे कहते हैं? सांगा को। किसे कहते हैं? सांगा। वीर है ये, उदार है, कृतज्ञ है, बुद्धिमान है, मेवाड़ी शासक। तो पूछेगा वीर, उदार, कृतज्ञ और बुद्धिमान, मेवाड़ी शासक किसे कहा जाता है? सांगा। किसे कहा जाता है? सांगा। किसे कहा जाता है? सांगा। अब मोह माया कौन सी है? सब मोह माई है। हिंदू पद याद रखना है, सैनिक भग्नावेश याद रखना है, बाकी सब मोह माई है, ठीक है। चलो, समकालीन शासक। इनके समकालीन दिल्ली के शासक हुए 3। कितने हुए? 3। कितने हुए? 3। अब दिल्ली में आए तो दिल्ली में वंश चल रहा है लोधी। कौन चल रहा है? लोधी। और लोधी वंश के इनके समकालीन 2 शासक है। कितने शासक है? 2। अब कुछ बच्चे देख रहे हैं इस नजर से कि मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं बता दूं आपको। अपन ने एक शासक पढ़ा है, देखो, दिल्ली में सबसे पहले स्थापना हुई थी गुलाम वंश की। कौन से वंश की? कौन से वंश की? गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। जब आप चौहान पढ़ेंगे ना, तब चौहान के अंदर आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद घोरी आया था तराइन का युद्ध करने,
तब मोहम्मद गोरी अपने साथ में एक आदमी को लाया था, जो गुलाम था उसका, और जो गुलाम लेके आया उस गुलाम का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया है। तो गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस कुतुबुद्दीन का ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। कौन था? जिसके साथ में जतर सिंह ने एक युद्ध किया था, बुताला का युद्ध, याद है ना? 1227, 1200 याद रख लो, बहुत है। ऐबक, ऐबक से आया इल्तुतमिश, इल्तुतमिश से रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान से आया बलबन। कौन आया? बलबन। कौन आया? बलबन। और बलबन के बाद में केकुबा 2-3 शासक हुए थे। उनका एक सेनापति था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने इन सारे गुलामों को परिवर्तन कर एक नई क्रांति लेके आया, जिसे बोलते हैं खिलजी क्रांति। क्या बोलते हैं? और नया वंश आया जिसको बोलते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश। अब दिल्ली पढ़ रहे हैं अपन। दिल्ली में सबसे पहले कौन सा वंश था? गुलाम। कौन सा था? गुलाम। गुलाम के बाद कौन आया? खिलजी। कौन आया? और खिलजी वंश के 2 शासक आए, एक का नाम है जेके और एक का नाम है एके। जेके और एके। एक का नाम है जलालुद्दीन खिलजी, एक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन 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 समझा की बात? अलाउद्दीन खिलजी नाम है। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी का साका करवाया रतन सिंह ने। रतन सिंह के समय हुआ ना साका, हुआ है ना? उस समय शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। मेवाड़ को साथ साथ चलाओ। जतर सिंह के समय कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? फिर अपन ने पढ़ा रतन सिंह। रतन सिंह के समय कौन था? अलाउद्दीन। कौन था? फिर अपन ने याद करो, एक पढ़ा है तुगलक। पढ़ा है नहीं पढ़ा? तुगलक है। पहले, इसके पहले एक वंश आ गया जिसका नाम है सैयद। सैयद वंश के बाद आया तुगलक। कौन सा आया? तुगलक। तुगलक वंश में पढ़ा अपन ने मोहम्मद बिन तुगलक, याद है क्या? फिरोज शाह तुगलक, अपने युद्ध करवाया है। तुगलक के बाद में जो वंश आया दिल्ली में, उस वंश का नाम क्या है? लोधी। क्या वंश नाम है? लोधी। क्या नाम है? लोधी। लोधी वंश का एक शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। क्या नाम था? इब्राहिम लोधी। ये इब्राहिम लोधी। क्या नाम था? और इब्राहिम लोधी के ऊपर हमला किया था बाबर ने। किसने किया था? किसने किया था? और बाबर ने इस दिल्ली सल्तनत को, ये जो दिल्ली बन रही है ना पूरी, इसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश आते हैं। कितने आते हैं? 5। पहला कौन सा? गुलाम, खिलजी, सैयद, लोधी और तुगलक। तुगलक लोधी बाद में आता है ना। तो 5 वंश आते हैं, इसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। क्या बोलते हैं? मतलब दिल्ली को बसाने वाले लोग, दिल्ली में सत्ता स्थापित करने वाले लोग, ये 5 थे। इन 5 ने सत्ता स्थापित कर दी। अब दिल्ली में सत्ता स्थापित नहीं करनी है, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन करना है। और परिवर्तन करने के लिए आदमी आएगा कहाँ से? काबुल से। कहाँ से आएगा? काबुल से, है ना? ये है अफगानिस्तान का, वहां से आएगा। काबुल और कंधार जीता हुआ है इसके। काबुल और कंधार से ही आएगा और सबसे पहले बठिंडा के पास एक युद्ध होगा, उसमें ये जीतेगा। फिर इसका हौसला बढ़ेगा और ये आगे चलेगा दिल्ली की ओर। और दिल्ली में 1526 या 27 में एक युद्ध होगा, पानीपत का युद्ध। कौन सा होगा? पानीपत। और पानीपत के युद्ध में ये कौन किसको हरा देगा? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी को। अब आप देखो, लोधी वंश पूरा समाप्त हो गया। और जैसे ही लोधी वंश समाप्त हुआ, दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गई और नया वंश आया दिल्ली में जिसको बोलते हैं मुगल वंश। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मुगल वंश। क्या बोलते हैं? मुगल वंश। और मुगल वंश का पहला शासक कौन बना? बाबर। कौन बना? बाबर। कौन बना? बाबर। तो अब पूछेगा कि सांगा के खिलाफ या सांगा के समकालीन दिल्ली में कितने वंश थे? तो आपको बताना है 2। कितने थे? 2। ये दोनों किसके हैं? लोधी के। किसके हैं? और ये किसका है? मुगल का। किसका है? मुगल का। किसका है? मुगल का। जबकि इसके समकालीन शासक कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और बाबर। सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और बाबर। समझ आ गया? अब बाबर आया है। बाबर के बाद एक शासक आएगा हुमायूं। कौन आएगा? हुमायूं खुद ही परेशान है ना? तो मेवाड़ के बारे में इतना जानेगा नहीं। हुमायूं के बाद आएगा अकबर। कौन आएगा? और जब तक अकबर आएगा तब तक अपन इधर से प्रताप के पास चल लेंगे। तो इधर कौन आ जाएगा? प्रताप। तो अपन पढ़ेंगे प्रताप के समकालीन कौन है? अकबर। कौन है? अकबर। अकबर के बाद एक शासक बनेगा जहांगीर। कौन बनेगा? कौन बनेगा? जहांगीर से बनेगा शाहजहां। कौन बनेगा? कौन बनेगा? और शाहजहां से बनेगा औरंगजेब। कौन बनेगा? और जब तक इधर औरंगजेब आएगा तब तक इधर राज सिंह आ जाएगा। कौन आएगा? राज सिंह। तो अपन करेंगे राज सिंह के समकालीन कौन है? औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। इसे बोलते हैं मेवाड़ व मुगलों का संबंध। मेवाड़ व मुगलों का संबंध। समझ बात? यहाँ से संबंध शुरू होता है मुगलों का, क्योंकि पहली बार मुगल कौन आया है? बाबर। कौन आया है? बाबर। और आपके नया एक टॉपिक लिखता है, आपके नहीं लिखता, आगे सेकंड ग्रेड में लिखता है, फिर एक लाइन लिखता है वो, मेवाड़ व मुगलों का संबंध। संबंध शुरू कहाँ से होते हैं? सांगा से। किससे होते हैं?
सांगा से, क्योंकि पहली बार मुगल कहाँ आए हैं? सांगा में। कहाँ आए हैं? सांगा में। अब देखो ये इतनी बात बताने के बाद इसके समकालीन कितने आदमी हैं? 3। कितने हैं भाई? 3। और 3 में से 2 तो है लोधी और एक कौन है? मुगल। ये जो सिकंदर लोधी है बड़ा शांत आदमी है, इसने इस पर कोई हमला किया ही नहीं, कोई हमला नहीं किया, ठीक है। और समकालीन शासक कौन है? देखो मालवा संबंध, पहला कौन है? मालवा संबंध लिख ले। इनके 3 है, मालवा, गुजरात और एक दिल्ली। दिल्ली वाले बाद में पढ़ेंगे क्योंकि दिल्ली में युद्ध बहुत है। मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने कहा सांगा को याद करना, सांगा युद्ध याद करो, कुंभा को याद करना, कुंभा के साहित्य याद कर लो। सांगा में युद्ध आएंगे और लगभग 6-7 युद्ध है। और सबसे बढ़िया और जटिल सवाल बनता है युद्धों का क्रम, पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा? खातोली, बांडी, गागरोन, मंदसौर, है ना, खानवा, बयाना, याद है, पाती परवण, ये सब इसमें आएंगे सांगा। तो सांगा की युद्ध नीति इतनी बढ़िया है, इसलिए आपको सांगा में अगर पढ़ना है तो युद्ध पढ़ो, युद्ध के सवाल आएंगे आपसे ज्यादा, 50% ज्यादा युद्ध के सवाल है। अब देखो समकालीन शासक कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय। मैंने आपको पहले ही चौंकाया था, मैंने कहा प्रथम किसके खिलाफ है? कुंभा। किसके खिलाफ है? और सांगा के खिलाफ कौन सा है? द्वितीय। कौन सा है? कौन सा है? मैंने ये सवाल देखे हैं 4-5 बार आए हुए हैं, फिर आएंगे, कंफ्यूज मत होना। इतना याद रख लें, सर ने कहा है, ये तो याद रखना ही है, सवाल सही हो सकता है आपका, ठीक है। मोहम्मद खिलजी द्वितीय। अब देखो मांडू तथा चंदेरी का शासक कौन है? मदीनी राय। कौन है? मदीनी राय। कौन है? मदीनी राय। अब देखो हुआ क्या, मैं बताऊं आपको, मालवा के अंदर ही एक जागीर है जिसका नाम है चंदेरी। क्या नाम है? क्या नाम है? चंदेरी, ठीक है। मालवा में एक जागीर है जिसका नाम क्या है? चंदेरी। और मालवा का अभिशासक कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय। और महमूद खिलजी द्वितीय को चाहिए चंदेरी। चंदेरी किसके पास है? मदीनी राय के पास। किसके पास है? उसको वो चंदेरी चाहिए। उसने चंदेरी पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया। आक्रमण किया तो चंदेरी का शासक कौन है? मदीनी राय। मदीनी राय वहां से भागा और किसकी शरण में आया? सांगा। किस शरण में आया? सांगा। किसके आया? सांगा। और पीछे अपने पुत्र को छोड़ के आया, और पुत्र का नाम था नत्थु। क्या नाम था? नत्थु। किसको छोड़ के आया है? नत्थु को। समझ गए बात? जैसे मैं हूं, मान लो महमूद खिलजी द्वितीय, और ये है मदीनी राय। मदीनी राय यहाँ से भागा किसके पास? सांगा के पास। किसके पास भागा? सांगा के पास। सांगा ने इसको कहा कि तू मेरा दोस्त है, तेरे को क्या चिंता है, मैं करूंगा हमला। ये पीछे छोड़ के गई किसको? नत्थु को। किसको छोड़ गई? और मुझे मौका मिल गया नत्थु को मारने का, और मैंने किसको मार दिया? नत्थु को। किसको मार दिया? पर मुझे विश्वास नहीं था कि मैं अकेला मार सकता हूँ, तो मैंने सहायता किससे ली? गुजरात से। किससे ली? गुजरात से। आपको पता है मालवा गुजरात संबंध पहले से बढ़िया है, क्योंकि चंपानेर संधि करके आए हैं, बढ़िया है कि नहीं है? तो मैंने गुजरात को भी बुला लिया। मैंने कहा ओ अपनी चंदेरी पे क्या करेंगे? हमला। और हमने चंदेरी पर हमला किया, और मदीनी राय गया हुआ था शरण में, तो हमने किस पर अधिकार कर लिया? चंदेरी पर। किस पे कर लिया? चंदेरी। अब ये लाइन देखो, महमूद खिलजी द्वितीय ने मदीनी राय से धोखा कर चंदेरी को हड़पने की कोशिश करने लगा। मदीनी राय ने अपने पुत्र नत्थु को जागीर सौंपकर स्वयं सांगा की शरण में चला गया। यही बोला मैंने। फिर नत्थु की हत्या किसने की? महमूद खिलजी द्वितीय ने की थी। राणा सांगा ने मदीनी राय को गागरोन तथा चंदेरी की जागीर वापस प्रदान करवाई। समझ बात? इसने कहा कि मैं दिलूंगा तेरे को चंदेरी, डरने की क्या बात है। और चंदेरी पाने के लिए युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नाम क्या है? गागरोन या झालावाड़ का युद्ध। गागरोन या झालावाड़ का युद्ध। ये युद्ध क्यों हुआ है? चंदेरी को पाने के लिए। तो अब मैं इससे पूछ लूं कि गागरोन के युद्ध में सांगा के साथ कौन है? मदीनी राय। कौन है? मदीनी राय। और सामने कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी। अब देखो एक तरफ कौन है? राणा सांगा, एक तरफ कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय। मदीनी राय सांगा के साथ, वे गुजरात की सेना महमूद खिलजी के साथ है ना। ये मदीनी राय चंदेरी वाला है, ये किसके साथ है? सांगा। और गुजरात की सेना किसके साथ है? महमूद खिलजी के साथ। इस युद्ध में असफ खां जो गुजरात का था, उसकी क्या हो गई? मौत। क्या हो गई? मौत। ये मैंने लाइन क्यों लिखी है? इस लाइन को अपने इंपोर्टेंट लगाना है, नोट्स आए तब क्यों लगाना है? ये लाइन इसलिए इंपोर्टेंट है। अब आप पूछोगे सर मान याद किया रहे, तो यूट्यूब पर क्लास है, वापस देख लीजिए, जब इंपोर्टेंट लगूड़ा आप नोट्स निकाल लीजिए। असफ खां इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार वो पूछ रहा है कि कौन कौन से सेनापति मारे जा रहे हैं। रणथंबोर में नुसरत खां को याद है आपको? नुसरत खां, उल्लू खां, याद है? 5 बार सवाल आ चुका लगातार। तो मैं लगभग श्योर हूं कि इस बार सवाल यहां से आएगा। यहां से नहीं आएगा तो कोई और से यूज आएगा, और सेनापति पूछेगा। जिस जिस युद्ध में सेनापति मारे गए हैं, अपने को विशेष ध्यान रखना है कि इसमें सेनापति ये मारा गया। इसलिए मैंने विशेष लिखा है कि गुजरात का सबका मारा गया। समझ आ गई बात? चलो अब देखो
महमूद खिलजी द्वितीय को सांगा ने 3 महीने के लिए बंदी बनाया और गागरोन के हरिदास चारण को सांगा ने 12 गांव उपहार में दिए। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। 12 गांव उपहार में दिए किसको? हरिदास चारण को। इस गागरोन युद्ध में सांगा की सहायता सबसे ज्यादा किसने की थी? हरिदास चारण ने। हरिदास चारण ने। और गागरोन युद्ध में जीता कौन? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा। और इसने गागरोन व चंदेरी की जात किसको दे दी वापस? है मेदिनी राय को। मेदिनी राय को। आगे बात समझ में आपको? ये पहला युद्ध है। अब देखो राणा सांगा का गुजरात संबंध। राणा सांगा का गुजरात संबंध। समकालीन गुजरात शासक कौन है? मुजफ्फर शाह। कौन है? मुजफ्फर शाह। और मुजफ्फर शाह के साथ दुश्मनी के कारण क्या क्या है? ये कारण है। कारण नंबर 1, गुजरात शासक तथा महमूद खिलजी द्वितीय द्वारा नत्थु की हत्या। नत्थु की हत्या। ये नत्थु कौन है? मेदिनी राय का पुत्र। मेदिनी राय का पुत्र। और इसकी मिलकर हत्या की थी ना, तो गुजरात के साथ संबंध खराब हो गए। अब इन दोनों ने मिलकर अगर मेरे सामने योजना बनी है तो मेरा दुश्मन दोनों ही है, तो गुजरात भी मेरा दुश्मन हो गया और गुजरात के साथ संबंध पड़ रहे हैं अपन हम। और गुजरात शासक कौन है? मुजफ्फर शाह। कौन है? मुजफ्फर शाह। इन दोनों ने मिलकर किसकी हत्या की थी? नत्थु। गागरोन युद्ध में मालवा का सहयोग ईडर तथा राज्य में हस्ताक्षर करना। मतलब क्या है? मतलब यह है कि गागरोन का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में मालवा के साथ कौन आया था? गुजरात। कौन आया था? गुजरात आया था ना। अभी पढ़ा ना अपन ने, गुजरात ने साथ दिया मालवा का। तो मेरे खिलाफ लड़ाई करने में अगर 2 जने साथ में हैं तो दोनों ही मेरे क्या हैं? दुश्मन। क्या है? दुश्मन। फिर सांगा का गुजरात में एक राज्य था जिसका नाम है ईडर। क्या नाम है? और ईडर में बार बार मुजफ्फर शाह हाथ कर रहा था कि मैं छीनूंगा इसको, तो मेरे को वो भी खतरा था। तो 3 कारण हो गए। चौथा कारण, मुजफ्फर शाह ने 1520 में डूंगरपुर के साथ गज्जा की हत्या कर दी और डूंगरपुर भी अधिकार कर लिया। अब डूंगरपुर भी अधिकार कर लिया गुजरात ने, तो चौथा कारण ये बन गया अब मुझे गुजरात को हराना ही पड़ेगा। तो देखो ये छोड़ो, आगे एक युद्ध होगा जिसका नाम है मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध। और ये हुआ 1521 में। 1521 में किसके मध्य हुआ? राणा सांगा और गुजरात शासक है मुजफ्फर शाह। गुजरात शासक है मुजफ्फर शाह। इसका मतलब क्या है? अब तक अपन ने क्या पढ़ा? अब तक अपन ने पढ़ा राणा सांगा। राणा सांगा का परिचय लिया, उपाधियां ली, और उसके बाद में इसके समकालीन शासक कितने हैं? दिल्ली के 3। दिल्ली के 3। और मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय। जबकि गुजरात का कौन है? मुजफ्फर शाह। कौन है? मुजफ्फर शाह। अब अपन ने पहले संबंध किसके पढ़े? मालवा और सांगा के। मालवा और सांगा के। समझ आ गई बात? मालवा का जो शासक है उसका नाम है महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी। और वहां पर एक जागीर है जिसका नाम है चंदेरी। क्या नाम है? क्या नाम है? चंदेरी। चंदेरी का शासक कौन है? मेदिनी राय। कौन है? मेदिनी राय पर हमला कौन कर रहा है? महमूद खिलजी द्वितीय। तो मेदिनी राय वहां से चला और किसके पास आ गया? सांगा। किसके पास आ गया? सांगा के। और पीछे किसको छोड़ के आया? नत्थु। किसको छोड़ गया? समझ आ गई बात? नत्थु को छोड़ के आया तो मोहम्मद खिलजी द्वितीय और गुजरात के मुजफ्फर शाह ने मिलकर किसकी हत्या कर दी? नत्थु। किसी कर दी? नत्थु। तो सांगा ने हमला किस पर कर दिया? महमूद खिलजी पर। अब महमूद खिलजी पर हमला किया तो इन दोनों में क्या हो गया? युद्ध। और अपन ने उस युद्ध का नाम क्या दिया? गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध। अब आपको पूछेगा गागरोन का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो मालवा और मेवाड़। मालवा और मेवाड़। मालवा और, इतनी बात हो गई। फिर अपने संबंध खराब किसने कर लिए? गुजरात ने भी कर लिए। तो अपन ने गुजरात पर भी एक हमला किया और उसको अपन ने नाम क्या दिया? मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का, मंदसौर का। आगे समझ में? दोनों की समझ आ गई। अब अपन पढ़ेंगे दिल्ली के साथ। किसके साथ? दिल्ली के साथ। तो तुम्हें पिलाता हूं चाय, इसको समझो वापस।
चलो आओ आगे आओ, आगे समझते हैं। तो अपन ने मालवा और गुजरात के साथ संबंध देख लिए। अब अपन संबंध देखेंगे दिल्ली के साथ। किसके साथ? दिल्ली। और दिल्ली का पहले ही अपन पढ़ के आए हैं कि दिल्ली के इसके समकालीन कितने शासक हैं? 3। कितने हैं? 3। और तीनों के नाम बताएंगी। बताओ बेटा। सांगा के समकालीन, डरना नहीं है, पहले तो आराम से सोचो फिर बताओ। सांगा के समकालीन 3 शासक कौन कौन है? नहीं आ रहा? ये लो। और चाहिए? और दे देते हैं। जैसे तो बता, सांगा के समकालीन दिल्ली के शासक कौन कौन है? लोधी वंश है। मेरे खिलाफ आपको पता है एक शिकायत और भी है। शिकायत ये है कि सर डराते बहुत हैं, है ना? ये शिकायत भी आ रही है ऑफिस में, डराते बहुत हैं। सवाल पूछते हैं ना तो डर लगता है। अरे पेपर ज्यादा डराएगा। पेपर में बैठोगे ना, कभी बैठे हो गया एग्जाम में? सीटी का, पटवारी का पेपर दो आप बैठ के, एग्जाम हॉल में जो पसीना आता है ना वो यहाँ नहीं आ रहा। वहां पर एशिया चलेगी ना, ऊपर पहली बात चलती नहीं, एशिया में चल जाए ना तो भी पसीना आएगा। ये हालत हो जाती है। सवाल नहीं आता ना, दिमाग चौक हो जाता है एकदम, पूरा बंद, आगे से दरवाजा बंद, फिर डर लगता है। और छोरियों तुम्हारे ज्यादा खतरा है। आने की खतरो नहीं, है ना? क्यों? आने एक तरह को अधिकार मिल रहा है पढ़ने को। मैं कहूं हमारी बात सुननी पड़ी, अट बैठ जान। इनको अधिकार मिला हुआ है। आज से 5 साल जजिया इना की तैयारी करूं तो आने मना करने वाला कोई नहीं है। ए खुद कमा तैयारी कर सके, ए आपकी लुगाई नहीं कह सके कि मैं तैयारी करने जाऊं, कहीं करी थे नहीं कह सको। कह सको वहीं कि हूँ तैयारी करने जाऊं, कहीं कर ली है? नहीं कह सको। ए जबकि कहे नहीं कि हाँ कह सका, रहूं दो बेटा, मन ध्यान है। इस वास्ते देख थे, कभी देख लीजिए, कभी थे एग्जाम हॉल में देख लीजिए। एग्जाम हॉल में अगर लड़के और लड़कियां साथ में बैठते हैं वहां तो रोल नंबर से, आप कभी महसूस करना बैठ के लड़कियों के पैर ज्यादा लड़खड़ाते हैं, क्यों? अंडर लागे ओ लास्ट एग्जाम ही है। अब मामलो टेढ़ हो जाके अग हार या पढ़न कौन देवे, घरड़ा ब्याह करसी, छोरा की दी कौन, छोरा के 5 मिनट टेंशन रहे, बाहर ले जा परो बिन के बाजिया होना पूरी खानी तैयार है, बहुत बैठो बैठो बिन डाय भड़ कर ले, नहीं हो तो कमा ले। क्या वजन खाएंगे? हाथ 2 दिया भगवान, 2 अन्य दिया रे। इनकी खतरा ज्यादा, इसलिए मैं आपको ज्यादा सोच देता हूँ। आगे बिठाते हैं, फिर बोलते हैं, है ना? पर्सनल सवाल पूछते हैं ताकि जल्दी करे। अरे नहीं है, दिक्कत की नहीं है। जखू है देखो 2-3 जगह एकदम बेहोश उड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार भड़ कर ले, है ना? लड़कों में हमेशा ही वरीयता कम रहती है। लड़कों में आप देख लो, पीछे जो लड़के बैठे ना, 5 लड़कों के अलावा आप बोल लो वो सवाल पूछ लूँ पक्का गलत होगा। और लड़कियों में 2 या 3 लड़कियां हैं जो गलत कर रही है, बाकी सही करेगी। ध्यान है मन में कि मामलो टेढ़ो है, 2-3 बार ही मौका, ज्यादा मौका नहीं है। IIT तरह है, IIT में 2 मौका मिले ना, 6 मान 2 ही मौका, 2 या 3 है। जिद घर का कहते ब्याह करा, हार या कहते पढ़ाऊंगा। बेटा बहुत लक्की होते हैं जिनके ससुराल वाले बोलते हैं कि पढ़ बेटा, बहुत लक्की, वो भी आपकी किस्मत है तो, है ना? अब हालात सुधर गए। आज से 5 साल पहले मम्मी ने पूछ दानी 12वीं पास शहीद करूड़ी है, मार तो कौन करूड़ी, परिवार में कौन कोई, है ना? बहुत हालत खराब है, इसलिए ज़्यादा तोज देता हूँ। और जिनके मांग भरी हुई होती है ना उनको मैं विशेष देता हूँ, क्योंकि मार घनी टेंशन है। और मार ला रहे एक आदमी खड़ा है पूरा जीव तो जाग, तो जगह कहने सुने पूरे परिवार की, कौन सुना है? पूरे परिवार के सुने, वो परिवार भी सुना हुआ। अच्छा ए लुगियान पढ़ाई वो सुने तो ही कि कौन पढ़ा वहां तो ही वो पढ़ा हुआ है। ये वास्ते अटा परार बाल नहीं बताना, किन्नी शिकायत करनी, बातें करनी, वो कहो जी पंचायती करनी नहीं करनी हटे, है ना? मौका मिले फिर फायदा उठाओ। मन भी आदमी की तो पकड़ हुई जगह आदमी वास्ते अंदर दिया हो, वो आदमी जा पर और अकड़ा मुंडे मात कह सके कि देख ले पढ़े जन न्याल कौन गया नहीं, है ना? मालियाँ आती हुई फिर वो नहीं टेंशन, मस्त रहता हूँ मैं, कमा रही हूँ ना, है ना? पिए घूम सको। चलो अब देखते हैं दिल्ली का संबंध। देखो सांगा का दिल्ली संबंध, सांगा का दिल्ली संबंध। सिकंदर लोदी ने कभी सांगा पर आक्रमण नहीं किया। मैंने आपको पहले बताया, मैंने कहा सिकंदर लोदी 7 आदमी है, उसने कभी आक्रमण नहीं किया। तो अपने को पढ़ने कितने हैं? 2।
एक का नाम है इब्राहिम और एक का नाम है बाबर। एक का नाम है सिकंदर लोदी, समकालीन है लेकिन उसने कभी आक्रमण नहीं किया। इब्राहिम लोदी साम्राज्य विस्तार नीति का शासक है। साम्राज्य विस्तार नीति का इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा शासक है जो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे युद्ध करना पड़े, करने को तैयार है, उसको बोलते हैं साम्राज्य विस्तार का शासक। दो ही नीतियां होती है, एक नीति होती है साम्राज्य विस्तार वाली, एक होती है सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति थी अकबर के पास। किसके पास थी? इसलिए अकबर ने सबको समझाया, पहले बारमल को समझाया, अधीनता स्वीकार करवाई, उसके बाद ने उसने नागौर दरबार लगाया, सबको आमंत्रित किया कि आओ अधीनता स्वीकार करो, बैठ के बात कर लेते हैं, युद्ध से कोई फायदा नहीं है। उसने प्रताप के लिए भी 4 आदमी भेजे, आपको पता है, जलाल खां, मान सिंह, टोडरमल भेजे ना, भेजे कि समझ जा, युद्ध करने की जरूरत ही ना पड़े, अधीनता स्वीकार कर ले, वरना इब्राहिम लोदी की तरह होता तो सीधा हमला ही करता। वो सुलह कुल नीति का शासक है, जो पहले बात करता है उसके बाद में युद्ध करता है, पर ये सीधा युद्ध करता है। तो इब्राहिम लोदी साम्राज्य विस्तार नीति का शासक है। और इनके मध्य पहला युद्ध कौन सा हुआ? हतुल। कौन सा हुआ? हतुल। कौन सा हुआ? हतुल। स्थानीय बूंदी वर्तमान कोटा में। आपको पूछा खतौली वर्तमान में कहां पर है? कोटा में। कहां पर है? कोटा में। राणा सांगा और किसके मध्य हुआ है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। राणा सांगा का रक्षात्मक युद्ध। राणा सांगा का रक्षात्मक। राणा सांगा तैयार नहीं था इतना। पहले युद्ध देखो 1517 में, है ना, इसके खिलाफ ये पहले युद्ध इतना तैयार नहीं था। इसका रक्षात्मक युद्ध था, इसमें एक हाथ पैर कट गया था इसका, है ना, एक हाथ तथा एक पैर कटा। अब इसके पास एक पैर नहीं है, इसके पास एक हाथ नहीं है और इसके पास में एक आंख भी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सैनिक भग्नावेश। सैनिक भग्नावेश। और किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड। चल, फिर एक आया बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध आया? बयाना। कौन सा आया और कब हुआ? 16 फरवरी 1500। 16 फरवरी 1500। और कहां पर हुआ? भरतपुर। कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? युद्ध कौन सा है? कौन सा है? कब हुआ? 16 फरवरी 1500। बयाना दुर्ग के लिए युद्ध हुआ। किसके लिए हुआ? बयाना दुर्ग के लिए। और बयाना दुर्ग का किलेदार कौन था? आलम था। कौन था? और आलम का किससे मिल गया? बाबर से। किससे मिल गया? तो राणा सांगा क्या हो गया? विजेता। क्या हो गया? विजेता। और हारा कौन है? बाबर। कौन हारा? और इसमें सेनापति कौन थे? इसके आका और मेहंदी ख्वाजा। इसके आका और मेहंदी किसके? बाबर के। किसके? किसके? पूछ सकता है बाबर के सेनापति बयाना युद्ध में कौन थे? तो आपको ध्यान रखना, इसके आका और मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा। इसमें एक युद्ध लिखा नहीं है पीपीटी में, उस युद्ध का नाम है बांडी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बांडी का युद्ध। कौन सा है? बांडी का। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ है। इब्राहिम लोदी के मध्य, ध्यान रखना भाई। हुआ कहां पर है? धौलपुर में। कहां पर हुआ है? धौलपुर में। मैं अभी लिखवा दूंगा, ये आपके उसमें नोट्स में लिखवा देंगे कल, ठीक है? नहीं, नोट्स में तो है, पीपीटी में नहीं आया। चलो देखो, बाबर ने, अब बाबर किस में हारा है? बयाना के युद्ध में। किस आदमी हो रहा है? हार गया ना। कब हुआ बयाना युद्ध? 16 फरवरी 1500। 16 फरवरी 1500। 16 फरवरी 1500। 1500। 1500। 16 के आगे 17। 16 आगे फरवरी के आगे मार्च और 27 का 27। तो 17 मार्च 1500 कौन सा हुआ था? खान हुआ। कौन सा हुआ था? कौन सा? अब देखो, बाबर ने हार का बदला लेने हेतु एक और युद्ध की योजना बनाई, और इस युद्ध की योजना बनाई तो सैनिकों ने मना कर दिया। सैनिकों ने कहा कि सांगा के सामने नहीं चलेंगे, उसका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, फिर भी वो बुरी तरह से मारता है। दौड़ा दौड़ा मरियान, मैं वो ना लागे धन जानो जातो रहे। अरे क्या दिल्ली मिल जाएगी क्या? मार जरूरत कौन? मार घर है, मैं जाता रहे कंधार बाजा, काबुल चले जाएंगे हम, पर यहाँ नहीं लड़ेंगे। वो ये आधो आदमी है तो ठोक है, लार सेना कांड की है ना, वो पूर्व तो कहीं करते हो चो डाक्यू जी हो वो, है ना। अब क्या, फिर इन्होंने मना कर दिया सेना ने। बाबर को पता था कि अगर मैंने राणा सांगा को पराजित कर दिया ना, तो पूरे भारत में ऐसी कोई रियासत है ही नहीं जो अपने से युद्ध कर सके। एक ये मेवाड़, और मेवाड़ के सांगा को हराना जरूरी है। अगर इसको नहीं हराया तो ये हमें हराएगा, और हमें हराएगा तो दिल्ली से बाहर निकालेगा, और पूरे भारत पर राज कौन करेगा? राठौड़। कौन? ये सॉरी, मेवाड़। कौन करेगा? मेवाड़। तो मेवाड़ को पराजित करना अनिवार्य है।
और इसके लिए एक योजना बनाई और इसने सैनिकों को प्रलोभन देने के लिए, ताकि सैनिक मोटिवेट हो, है ना, जैसे अपन आप मोटिवेट करते हैं ना हम आपको, है ना, वैसे मोटिवेट करने के लिए इसने 4 कसमें खाई। कितनी खाई? 4। क्या? इसने शराब ना पीने की कसम खाई। सैनिकों ने कहा कि साहब थे तो टल्ली ऊपर पड़ जाओ, है ना, लार हाथी मात ऊपर हुजियो जार आगे तलवार मोहम्मद आवे, है ना, ठोके बर्चे उनको जा, है तो ऊपर हाथी माते ले ले लसा है। तो इसने कहा कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, 8 दिन लगेगा बोतल के, बस आप युद्ध कर लो। कहा नहीं, काम नहीं चलेगा। फिर एक और, चांदी के सिक्के काबुल में बंटूंगा, आप मस्त रहो, आप घर वालों की चिंता छोड़ दो, आप युद्ध करो, मैं आपके काबुल में एक एक चांदी का सिक्का बना दूंगा, सबके घर में एक एक चांदी का सिक्का पहुंच जाएगा, तो आराम से खर्चा चल जाएगा उनका, आप यहाँ हो आराम से युद्ध करो। कहा नहीं, फिर भी नहीं चलेगा, एक कर हटाना पड़ेगा जिसका नाम है तमगा। क्या नाम है? तमगा। तमगा कर है, पर नहीं हो, तमगा कर हटाया। तमगा कर लगता है सैनिकों पर, है ना, जैसे अपन बताए टैक्स, है ना, जैसे आप नौकरी लगोगे तो आपका टैक्स कटेगा ना, जीपीएफ कटेगा, एसआई कटेगी, खूब कटौतियां होंगी। वो कटौतियां करवाओगे तो उसको बोलते हैं तमगा कर। आप कर्मचारी होने के नाते करवा रहे हो, वरना नहीं करवा रहे, अब तो थोड़ी करवा रहे हो। दे रहा है कोई सरकार को 5 रुपये? नहीं दे रहा ना, कर्मचारी लगने के बाद दोगे आप। वर्तमान में उसको अपन टैक्स बोलते हैं, पहले उसको तमगा कर बोल देते हैं, सेम बात है। इसने कहा तमगा कर हटा देंगे, जितनी दिन का थारी बनी नहीं पूरी दे, काटा कहीं वो नहीं, है ना, काटते नियम लिखते हैं। आपको पता है, आप जैसे सरकारी नौकरी में लगोगे ना, तो थाने का नहीं था कोई सरकारी नौकरी आदमी मिलिया दिन वो था नहीं है कि मैं इतना रुपया कटा हूँ, ये थे खुद कहीं जानकार होते थे, खुद पूछ लो हाथ में रुपये किताब है, हर 3 कितनी है, जन वो के मान लाख रुपये दिन का है, जन थे कि लाख रुपये हाथ में आवे, जन वो के नहीं लाख हाथ में बना, हाथ में दबी आवे, तो 10 कन गया, 10 है कटौती, कहीं है कटौती। बिन क्या करे, जीपीएफ, ग्राउंड प्रॉफिट फंड, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है ना, जीपीएफ के रूप में वो रुपए करते रहते हैं, और वो रुपए जब कटेंगे तभी आपको फायदा है। इसलिए किसी किसी को आपने सुना है कि वो रुपए कटते हैं ना तो मतलब मैं ज्यादा कटाऊंगा, वो खुद ही चाला कहते मैं हूँ ज्यादा कटाऊँ रुपया, वो ये बात ज्यादा कटावे बिन लगे कि आज खर्चो कम करना तो चल जाए, लेकिन आगामी टाइम में रुपया करना चाहिए जला, है ना। अब जैसे मान लो कि जीपीएफ आपने कटाया 200 रुपये, कितने कटाया? 200। शुरुआत 1100 होती है, 1100 से कम नहीं कटो सकते। अगर आपने रुपये कटवाए 1100, ठीक है, 200 रुपये कटवाए, मान लो कि इसकी सैलरी 20,000 है और इसने 200 रुपये जीपीएफ में डाल दिए, तो इसकी सैलरी कितनी आएगी? 19,800, मतलब इसके बाई एंड 19,800 रुपये आ रहे हैं, सैलरी इसकी 20,000 है, 200 रुपये काट दिए, इसने 200 रुपये खुद से कटवाए, जितने ये कटवाएगी उतने ही सरकार डाल देगी, तो ये लाख रुपये कटवाए सरकार लाख डालेगी बराबर उस महीने के। इसने 200 डाले, 200 सरकार ने डाल दिए, सरकार ब्याज और देगी उसका। अब वो 200 रुपये महीने का मान लो 1 रुपये ब्याज हो गया, तो 201 401 हो गए, 200 ये 2 सरकार के और 1 रुपये। अब चलो आज ये रिटायर हो जाए तो 401 रुपये इसको मिल जाएंगे। इसलिए आपको पता है जिनके रुपये ज़्यादा कटते हैं वो रिटायरमेंट आते हैं तो बोरा भर के लाते हैं कि इन 45 लाख रुपये मिल गया, कटाया हो इधर रुपया है ना, आधा वो कटाया आधा इन सरकार दे दिया, है ना, तो आप कटवाओगे वही रुपये आपके पास वापस आएंगे। ये कटौतियां हैं, ये होती रहती है। चलो अपने आगे देखो, चौथा, सुनो सुनो सुनो, चौथा, अब 3 हो गए, 3 के अलावा चौथा इसने कहा कि ये जो अपन युद्ध कर रहे हैं ना, ये युद्ध अपन धर्म के लिए कर रहे हैं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है भारत को जीतने की, है ना, मुझे भारत से क्या मतलब है, अपन तो काबुल के हैं, वापस चल लेंगे, मुझे धर्म लाना है, इस्लाम, है ना, मैं तो इसलिए युद्ध कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि राजा बनना चाहता हूं, नहीं रहना मेरे को, आप बन जाओ राजा, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप आगे बढ़ो और इस्लाम आगे बढ़े, तब आप मोटिवेट हुए और आपने कहा कि अच्छा ये बात है, हम तो सोचते थे कि बाबर जी बनना चाहते हैं महाराजा, ये तो अपने लिए कर रहे हैं। तो इनको लगा कि अब युद्ध करना पड़ेगा, और इधर राणा सांगा ने भी युद्ध की तैयारियां की, और युद्ध में एक पत्ती चलाई जिसे बोलते हैं पाती परवण। पाती परवण, पाती परवण, पाती परवण का मतलब क्या होता है? अब बाबर ने अगर इतनी तैयारी की है तो सांगा ने भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो सांगा ने कहा कि बाबर पिछली बार तो चला गया था, इस बार आएगा तो नहीं जाएगा, तैयारी करनी पड़ेगी। तो सांगा ने सभी रियासतों को मैसेज डाला, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें डाल दिया कि 17 मार्च 1527 को अपन खानवा युद्ध लड़ेंगे और आप सभी को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है ना। तो उस युद्ध में जो जो उपस्थित हुए सब एक साथ लड़ रहे हैं, एक टीम में है, और सभी राजाओं को एक झंडे के नीचे लाना क्या कहलाता है? पाती परवण। पाती परवण, ये देखो, सभी राजपुताना शासकों को आमंत्रित कर एक ध्वज के नीचे लाना,
मतलब एक झंडा रोपा, उसके नीचे है सब। अब कोई बीकानेर का नहीं है, कोई जयपुर का नहीं है, कोई मारवाड़ का नहीं है, सब कहाँ के हैं? मेवाड़ के। कहाँ के हैं? मेवाड़ के। और किसके खिलाफ हैं? बाबर के। किसके? बाबर के। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए थोड़ा इंपोर्टेंट करना है इसको। राणा सांगा के साथ 7 उच्च श्रेणी के राजा हैं। उस श्रेणी के जैसे जयपुर का राजा है ना, मारवाड़ का राजा, बीकानेर का राजा, 7 ऐसे राजा हैं बड़े बड़े हाथी लेके। 9 बड़े राव है। 9 बड़े राव, जैसे एक ठिकाना है बिजोलिया, बड़ा है ना, उसका आया है। एक कोई ठिकाना है बड़ा जगनेर, उसका आया है। एक कोई मदीन ठिकाना है, उसका आया है। तो 9 बड़े राव आए हैं और 104 बड़े सरदार आए हैं। इतने लोग इसके साथ रंग ले आए हैं कि हम करेंगे युद्ध। और आपको ये सब याद करने हैं, है ना, इतने तो नहीं करने पर करने हैं। जैसे मेवाड़ का उस समय शासक कौन था? राणा सांगा। राणा सांगा। मारवाड़ का कौन था? मालदेव। कौन था? शासक नहीं है, शासक तो कौन है? गंगा। कौन है? पर गंगा ने अपने पुत्र को भेजा है, जिसका नाम क्या है? मालदेव। क्या नाम है? बीकानेर से आया कल्याणमल। कौन आया? कौन आया? मेरता से आया बीरमदेव रायमल राठौड़। बीरमदेव रायमल राठौड़। बीरमदेव रायमल राठौड़। कहां से आए हैं? आमेर से आया पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज वागड़ से आया उदय सिंह डूंगरपुर। उदय सिंह। मेवात से आया हसन खां मेवाती। हसन खां। इधर से आया बारमल। कौन आया? बारमल। चंदेरी से आया मदीनी राय। कौन आया? अरे जगनेर से आया अशोक परमार। कौन आया? याद आया? आ गया? बिजोलिया। तब अपन ने लिखा था कि बिजोलिया ठिकाना ऊपर माल की जागीर राणा सांगा ने किसको दी थी? अशोक। जो कहां से आया था? ये वही युद्ध है ना। चलो, गोगुंदा से कौन आया? झाला सज्जा। झाला। सिरोही से कौन आया? अखेराज देवड़ा। अखेराज। नागौर से कौन आया? खानजादा। खानजादा। प्रतापगढ़ से कौन आया? बाघ सिंह। कौन आया? सलुम्बर से कौन आया? रावत रतन सिंह। रावत है। रायसीन से कौन आया? सलदी तंवर। सलदी, है ना। युद्ध में विश्वास करने वाला सबसे लिख लेंगे अपन। चलो ठीक है। अब देखो एक बार इनको वापस बोलो ताकि कुछ याद हो। मेवाड़ शासक कौन है? राणा। मारवाड़ से, बीकानेर से, मेड़ता से, आमेर से, वागड़ से, मेवात से, ईडर से, बीकानेर से, मारवेड़ से, मेवाड़ का, आमेर का, वागड़ का, जगनेर का, चंदेरी का, गोकुंदा का, सिरोही का, नागौर का, प्रतापगढ़ का, सलुम्बर का, रायसिंह का। अब देखो, खानवा युद्ध से पूर्व मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की थी कि इस युद्ध में कौन जीतेगा? राणा। कौन जीतेगा? राणा। अब कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? कब हुआ? 17 मार्च 1527। स्थान कौन सा है? रूपावास। और ये कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? सांगा के सामने कौन लड़ रहा है? बाबर। कौन लड़ रहा है? बाबर। तोपों तथा तुलगुमा युद्ध पद्धति से बाबर विजय हो गया। और खानवा का युद्ध की विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण कर ली है? गाजी। किसी कर लिया है? गाजी। किसी कर लिया है? गाजी। और इसमें विजय कौन हुआ था? बाबर। कौन हुआ था? बाबर। कौन हुआ? अब हार के कारण सांगा क्यों हारा? तो 4 सवाल दे सकता है वो। बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति जो पहली बार भारत में आई है, इस पद्धति का जानकारी नहीं अपने यहाँ कोई। अपने तो लेर गया बर्चियार है, कवाड़ क्यार है, बन हम हवाई बंदूका गोला हुआ। अरे कवाड़ के हम करे गोल मत पड़े, लेर डूब जाए 5 हाथ में, है ना। हम ढाई गोनियो घोचा काम ही कोना यहाँ पड़ा, है ना। हम पड़ा दौड़े आप बीच में बड़ी तो उठा दौड़ गया, है ना। चलो हाँ। अब मान लो कि उनको पता ही नहीं हो कि भाटो कहीं पे अनु भाटो फेंके पो देखे और कहीं घोड़ो है चलो। रायसीन शासक थले तंवर वे नागौर के खानजादा खान ने क्या कर लिया? विश्वास का क्या किया था? तो आपको पूछेगा कि विश्वासघात करने वाले पार्टी पर कौन कौन थे? 2 जने थे,
एक था रायसीन का सलीब तमर और एक का नागौर का खानजादा खां। बाबर द्वारा तोप खाने का प्रयोग, इधर तोप के घोड़े आ रहे हैं, बनहान बड़ी तो लोड़ ऊपर है ना, चलते फिरते कोई है ना, बड़ी तो दिखी बड़ी तो लहर आएगा, क्यों ही लड़ा है ना। राणा सांगा का स्वयं मैदान में उतरना, यह भी एक कारण है कि सांगा स्वयं मैदान में उतर गया। राजा को कभी मैदान में नहीं उतरना चाहिए, है ना। राजा मैदान में उतरता है ना तो राजा को खतरा होते ही पूरी सेना बिखर जाती है ना। अब सांगा मान लो कि सांगा को लग जाए, कुछ हो जाए तो पूरी सेना टूट जाएगी ना, वरना सांगा बाहर रहता, सेना लड़ती, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये कारण है। युद्ध में घायल सांगा को झल्ला अज्जा तथा मालदेव ने युद्ध भूमि से कहा निकाल दिया बाहर, कहा निकाला बाहर, तथा बसवा दोसा ठहराया, कहां ठहराया, बसवा दोसा, जहां राणा सांगा क्या बना हुआ है, चबूतरा, क्या बना हुआ है, चबूतरा। राणा सांगा बुरी तरह से घायल हो गया। राणा सांगा को मालदेव ने बाहर निकाला और लेके गए कहां पर, बसवा। कहां लेके गए, बसवा कहां पर है, दोसा में। कहां पर है, वहां पर बना है राणा सांगा का चबूतरा। झाला अज्जा ने राणा सांगा का मुकुट धारण कर लिया, झाला अज्जा ने मुकुट पहन लिया ताकि सेना को लगे कि राणा सांगा साहब रेडी है अभी, तो मुकुट धारण कर लिया, हाथी के ऊपर बैठ गए। अब सेना को लग रहा है कि सांगा तो बैठा, आज कोई टेंशन नहीं है, समझ गए। चल हैं कटुड़ा ये थोड़ी थान के क्लास थोड़ी बैठा जो दिखे हम बस लड़ा किलोमीटर हम लार लड़े वो ठेर गोचो फेंके उन्हों संग ऊपर हेलो करेंगे गोचो तो उठ की। चलो देखो, इरिच कालपी, इरिच कालपी स्थान है हो। इरिच कालपी में सांगा को साथियों ने क्या दे दिया, जहर। क्या दे दिया, जहर। बड़ा सांगा तगड़ा आदमी था, इतने कटे घाव, 80 घाव थे इसके शरीर पर, है ना, 80 घाव थे, बेहोश था। जैसी बेहोशी खुली उड़ते ही बोला बाबर कहाँ गया, बोला बाबर गया चंदेरी, तो चलो के चंदेरी बाबर को हराएंगे। क्यों ओ मरी जो मरी हम और मार, है ना। एक तो अम्बकन की है कौन, गोचर अलावा गोचा जब खत्म उड़ाड़ा है यार, बन चंदेरी का नहीं भे आगे गोचा नहीं मिले तो करे गाय है ना यार, बाटा ही नहीं मिले तो रेत तो मान लो वहां रेत हो, दो बोलो रेत फेंके उधर तोप का घोड़ा है, रेत की जरूरत नहीं है। चलो, इरिच कालपी में संघ को साथियों ने क्या दे दिया, जेल। 30 जनवरी 1528 को क्या हो गई, मृत्यु। क्या हो गई, मृत्यु। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की 8 खंभों क्या है, छतरी। सलूम्बर का शासक रतन सिंह राणा चुंडा का वंशज था, ये बात इंपोर्टेंट है। सलूम्बर से आया था रतन सिंह, कौन आया था, रतन सिंह। ये कहाँ के हैं, सलूम्बर के। कहाँ के हैं, सलूम्बर के। कहाँ के हैं, सलूम्बर के, है ना। आपको पता है मैं हम जब पढ़ रहे थे लाका, लाका का बेटा था ना राणा चूड़ा, तब मैंने आपको लिखा था ना राणा चूड़ा ने चुंडावतों के लिए सलूम्बर की जागीर दी थी ना, और इस राणा चूड़ा के वंशज हैं। तब राणा चूड़ा ने कहा था ना कि भाई मेरे कोई भी वंशज मुकुट धारण नहीं करेगा, लेकिन इस मुकुट की सेवा जरूर करेगा। देखो, सलूम्बर का शासक रतन सिंह राणा चूड़ा का वंशज है। सांगा का मुकुट धारण का प्रस्ताव पहले इनको दिया गया, इनको कहा गया कि आप मुकुट धारण कर लो, आप इनके वंशज ही हो, हम आपको राजा बनाते हैं पूरा, तो आप मुकुट धारण कर लो। विक्रमादित्य और वहां पीछे रह गए, उनको बाद में देखेंगे, आप एक बार धारण कर लो। इन्होंने कहा नहीं, गलत बात है, मेरे पूर्वज बहुत पहले ही मुकुट को त्याग चुके हैं, मैं मुकुट धारण किए बिना मरते दम तक मेवाड़ की सेवा करता रहूंगा, मैं मुकुट धारण नहीं करूंगा, आप बोलोगे सबसे आगे लड़ दूंगा। ऐसे थे ये चुंडावत, समझिए बात। चलो, जहांगीर राजपूत अंतिम शासक था जिसने पाती परवण को जागृत किया। इसके बाद में पाती परवण पता चली नहीं, यह सबसे अंतिम था, सबसे पहला भी यही था जिसने पाती परवण बनाई, सबको बुलाया, एक साथ लड़वाया, और इसमें विश्वासघात किया दो जनों ने, एक तो रायसीन का सलीब तमर और एक नागौर का खानजादा खां। इन दोनों ने क्या किया, विश्वासघात। चलो, ये हो गया सांगा। अब डालो विक्रमादित्य, जो आपने डाल लिया क्या, राणा विक्रमादित्य डालो। ये राणा सांगा है, इसके आपको नोट्स मिलेंगे, समझ के बात। इसके बाद में अगला शासक कौन बनेगा, विक्रमादित्य, जो लिखवाएंगे अपन, लिखो विक्रमादित्य। अभी टाइम ही नहीं हुआ, कहाँ हो गया, नहीं अभी टाइम नहीं हुआ, लिखो लिखो विक्रमादित्य। चलो बाकी कल।